करें हम बीमारियों की, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी होती हैं और कोई एग्जांपल्स आपके पास होंगी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, जिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं था और यहाँ से उन्होंने उन बीमारियों का इलाज जो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपके द्वारा करवाया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास। एक पेशेंट आया था लास्ट ईयर जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। उसको कम से कम 35 लाख रुपया ESIC ने दिया था उसको। हाँ, तो क्योंकि इस ये स्कीम इतनी अच्छी है उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते, कि इसमें ना कोई सीलिंग नहीं है पेमेंट करने की। ESIC ने कोई सीलिंग नहीं रखी है। अगर 50 लाख भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ESIC देने को तैयार है उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऐसे लोगों के लिए जो गरीब है, डाउन ट्रॉडन है। शर्त सिर्फ इतनी है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, IP होना चाहिए, इंश्योर्ड पर्सन होना चाहिए। हाँ, अगर इंश्योर्ड पर्सन वो न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अमडाइंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं ESIC मॉडल हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट मेजर तिलक राज जी। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगा, आपके नाम से पहले मेजर क्यों लगता है? इसलिए कि मैंने पहले ESIC ज्वाइन करने से पहले मैंने आर्मी में सर्विस की हुई है और मैं एक्स सर्विसमैन भी हूँ, तो इसलिए वो मेरा रैंक जो है मेरे साथ रहे तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए। जी जी सर, अगर हम बात करें आपके मॉडल हॉस्पिटल की, इसमें श्रमिक लोग जो हैं, जो फैक्ट्रीज़ में या मेहनत मजदूरी करके अपना दिनचर्या जो है वो गुजारते हैं, किस तरह से यहाँ से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं? देखो, ये जो भी लोग जो ESI से जुड़े हुए हैं, ये आम तौर पे देखा जाए तो ये जो गरीब लोग ही हैं। बिल्कुल। और इन लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम जो चलाई थी शुरू में 1948 में, जो एक्ट था ESIC का, वो पास हुआ था और उसमें ये फैसिलिटीज़ देने का उसमें प्रावधान रखा गया कि जो भी गरीब लोग हैं जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में फैक्ट्रीज़, वो लोग रजिस्टर होंगे ESIC के साथ और उनको हर तरह के, एक तरह के नहीं, हर तरह के बेनिफिट्स दिए जाएंगे, जिसमें मेडिकल बेनिफिट्स आ जाएंगे, जिसमें कैश बेनिफिट्स आ जाएंगे। तो इस तरह से इन लोगों की जो सोशल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ESIC स्कीम जो लागू हुई थी। जी, अगर बात करें हम इसमें, क्या सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा जो फैक्ट्रीज़ हैं यही लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या बाकी जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं? ऐसा है, इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकल सर्विसेज को देख। एक होती है इमरजेंसी, जिसमें कहीं कोई एक्सीडेंट होता है या कोई हार्ट अटैक होता है किसी को, तो ऐसे पेशेंट्स, वो एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, वो हर कहीं, हर जगह, हर हॉस्पिटल में जा सकते हैं और वहाँ अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए ये हॉस्पिटल उन लोगों के लिए है जो इंश्योर्ड हैं, जो एक जो ESIC के साथ इंश्योर्ड होना, रजिस्टर होना, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के थ्रू जो लोग इंश्योर्ड हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन लोगों को हर तरह के बेनिफिट जो इसमें ESIC स्कीम में संभव हैं वो दिए जाते हैं। जी, लेकिन जम्मू कश्मीर में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वो लोग भी इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड हो सकते हैं, या सिर्फ बड़ी ब्राह्मणा में जो फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, वही लोग इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं? इस तरह का ऐसा है कि जो भी फैक्ट्रीज़ कहीं भी हैं, वो पूरे जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर ले लो या पूरे हिंदुस्तान में ले लो, अच्छा। ये लोग आप इस सिस्टम से ESI के साथ जुड़ सकते हैं। और उनका जो मैंने पहले कहीं जिक्र किया था कि कुछ कंट्रीब्यूशन है जो एम्प्लॉयर की तरफ से भी होता है और एम्प्लॉय की तरफ से भी होता है। जैसे जो एम्प्लॉयर है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है 3.25% और जो एम्प्लॉय जो है उसका होता है 0.75% ऑफ दी वेजेस जो वो ड्रॉ करता है। और ये भी आजकल प्रावधान है कि अगर 176 रुपये प्रतिदिन से कम किसी की वेज है तो उनको वो भी एग्जम्प्ट है, उनको वो वाला जो शेयर है वो भी नहीं देना है। और उसके साथ बेनिफिट हर तरह के उनको मिलने हैं, मेडिकल बेनिफिट्स, कैश बेनिफिट्स, वो मिलते रहेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से रजिस्टर्ड हो सकते हैं? इसमें जो फैक्ट्रीज़
10 एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय के साथ काम कर रही है, वो फैक्ट्रीज़ ईएसआईसी के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाती हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टीम होती है जो कि रीजनल डायरेक्टर के अंडर आती है, और वो रीजनल डायरेक्टर जो उनको डायरेक्ट करता है, उनको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर। वो हर अपने अपने एरियाज़ में पोस्टेड होते हैं। वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं, हाँ ये जो फैक्ट्री है ये इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, और वो जाते हैं उन लोगों को रजिस्टर करवाते हैं, और वो फिर वो ईएसआईसी से जुड़ जाते हैं, और फिर वो हर तरह के बेनिफिट्स वहाँ से लेते हैं। तो इसमें सिर्फ फैक्ट्रीज ही एलिजिबल हैं या बाकी लोग भी, कंपनीज वगैरह जो हैं, बाकी सारी फर्म्स वगैरह जो हैं, उनमें भी कुछ लोग काम करते हैं जिनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं? इसमें अब जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, होटल्स भी हो गए, स्कूल्स हो गए, और फैक्ट्रीज तुमने बता ही दिया, ये सब भी ईएसआईसी के अंडर आते हैं। और इसमें एक सिर्फ एक जो इन्होंने सीलिंग रखी है वेजेस की, वो रखी है 21,000 रुपये। अगर 21,000 तक जो भी वर्कर सैलरी ड्रॉ कर रहा है तो वो इसमें एलिजिबल हो जाता है, और वो बेनिफिट सारे ले सकते हैं। ज़्यादा अगर है तो वो नहीं। 21,000 से ज़्यादा है तो उसका ब्रैकेट फिर वो इसमें नहीं आता, वो उसमें फिर एलिजिबिलिटी नहीं रहती उसकी, इस तरह से। तो बहुत सारे ओनर्स हैं कंपनीज़ के, फैक्ट्रीज़ के, जिन्होंने लोग तो हायर किए होते हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती हैं। उन लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए किस तरह के प्रावधान है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करें ताकि उनका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों सिक्योर रहें? मैं तो ये कहूँगा कि एक तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम भी चल रही है कि जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स हैं उनको वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेना चाहते हैं, और एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। जैसे रेडी वालाज हैं, वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ये लोग तो एलिजिबल नहीं हैं। तो ये लोग अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएं, एक सिस्टम में आ जाएं, तो इन लोगों को बहुत बेनिफिट हो सकता है। और ये सब अगर इसमें ईएसआईसी से जुड़ते हैं तो इनके लिए तो फिर वो ऐसा कोई रिस्क नहीं रहता कि उनको कि भाई पैसे ना होने की वजह से कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, या कोई डिसेबिलिटी होने की वजह से कोई आगे कोई सहारा नहीं है। तो ये रजिस्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना बहुत ज़रूरी है। पर गवर्नमेंट की कोशिश है कि शायद ये रेडी वालास को या वेंडर्स या हॉकर्स को भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाके ईएसआईसी के साथ जोड़ेंगे, और उन लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं वो मिल पाएंगे। जी, अभी हम मॉडल हॉस्पिटल में हैं। यहाँ पे जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो अटेंडेंट्स आ रहे हैं, उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं? यहाँ हमारे पास एक तो ओपीडी सर्विसेज हैं। हमारे पास पेशेंट आता है, उसको रजिस्टर यहाँ ओपीडी सर्विसेज के लिए रजिस्टर करता है, और कुछ पेशेंट एमरजेंसी में भी आते हैं तो उसके लिए एमरजेंसी सर्विसेज अलग से दी जा रही हैं, वो 24 आवर चलती हैं। और ओपीडी सर्विस जो है वो हम लोगों ने शुरू किया 8 से 4 बजे तक। 8 बजे रजिस्ट्रेशन शुरू कर देते हैं, और 9 बजे से डॉक्टर बैठ जाते हैं अपनी ओपीडीज़ में, और वो अपने बेनिफिट्स जो भी मेडिकल सर्विसेज जो यहाँ किसी भी डिपार्टमेंट से लेनी है तो वो उनको मिलती हैं। तो इस तरह से हम ओपीडी और एमरजेंसी सर्विस दे रहे हैं, और साथ में वो पेशेंट जिनको एडमिशन का ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट हम एडमिट करते हैं। और मैक्सिमम हमारे पास जो आज की तारीख में जो कैपेसिटी है वो है 50 बेड्स। 50 पेशेंट्स हम एडमिट कर सकते हैं। हाँ, प्रॉब्लम हो जाए तो हम 2, 4, 6 एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो एज़ पर दी प्रेजेंट सिनेरियो वो कि 50 पेशेंट जो है हम एडमिट करते हैं, और होते भी हैं 60-70% तो हमेशा ऑक्यूपेंसी रहती भी है, और आजकल थोड़ा ज़्यादा हो गई है। और उसके लिए फिर हम एक तो जितनी भी इंडोर्स जो बेनिफिट्स होते हैं वो देते हैं, प्लस हमारे पास अपना किचन है, वो फूड गुड क्वालिटी फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन जो हैं वो भी हम यहाँ से देते हैं। तो जितने बेनिफिट जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है वो देता है। हाँ, इन बीच में अगर कोई एडमिटेड पेशेंट है, उसको कहीं ज़रूरत ऐसी इन्वेस्टिगेशंस की है जो यहाँ नहीं है, तो उसके लिए हमने टाई अप हॉस्पिटल अरेंज किए हुए हैं। अपनी एम्बुलेंस है हमारे, अपनी एम्बुलेंस में हम उसको पेशेंट को भेजते हैं, और वो कोई इन्वेस्टिगेशन करवाना है या कोई कंसल्टेशन करवाना है किसी सुपर स्पेशलिस्ट से, तो हम उस तरह का भी हेल्प करते हैं। इसमें कोई चार्ज किया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है? जितनी भी सर्विसेज यहाँ से दी जाती हैं ये सब की सब जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज किसी से भी नहीं लिया जाता। तो एक्स्ट्रा जो आपने ये कहा कि जो बाहर जाना है या कुछ है इस तरह का, उसमें कुछ चार्जेस? कोई चार्ज नहीं है। हाँ, जो लोग कहीं इम्पैनल हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं, उनको पता नहीं होता,
तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है उन लोगों को, क्योंकि वो हमारे इम्पैनल नहीं है हॉस्पिटल। अगर पैनल में नहीं है तो हम नहीं जानते कि वहाँ कौन गया, कैसे गया। जो लोग इम्पैनल हॉस्पिटल में जाते हैं उसके लिए एक प्रोसीजर है, वो ये प्रोसीजर कि यहाँ से एक रेफरल बनता है, पर्टिकुलर एक सिस्टम है, और वो पेशेंट से पूछा जाता है कि ये हमारे पास 10 हॉस्पिटल हैं जो इम्पैनल है हमारे साथ, आप किस हॉस्पिटल में जाना चाहोगे, और उसकी चॉइस के हिसाब से हम उस पेशेंट का रेफरल बनाते हैं और वहाँ जाके वो ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ कुछ भी उसको किसी तरह का भी पेमेंट नहीं करना है। अगर कोई मांगता है वो इलीगल है, कोई हॉस्पिटल इन लोगों से मांगता है वो इलीगल है, उनको हमारे तक ये चीज़ें लानी चाहिए, और फिर उसके साथ हम जो है एक्शन भी लेते हैं उन लोगों के अगेंस्ट जो लोग इस तरह की डिमांड करते हैं, और डी इम्पैनल भी कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में। तिलक जी, अगर बात करें हम बीमारियों की, बड़ी से बड़ी बीमारियां भी होती हैं, और कोई एग्जांपल्स आपके पास होंगी जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे, जिन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं था और यहाँ से उन्होंने उन बीमारियों का इलाज जो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपके द्वारा करवाया है? ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं हमारे पास। एक पेशेंट आया था लास्ट ईयर जिसको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी। उसको कम से कम 35 लाख रुपया ESIC ने दिया था उसको। हाँ, तो क्योंकि ये स्कीम इतनी अच्छी है उन लोगों के लिए जो लोग गरीब हैं, पैसा नहीं दे सकते, कि इसमें ना कोई सीलिंग नहीं है पेमेंट करने की। ESIC ने कोई सीलिंग नहीं रखी है। अगर 50 लाख भी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो ESIC देने को तैयार है उसमें। तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ऐसे लोगों के लिए जो गरीब है, डाउन ट्रॉडन है। शर्त सिर्फ इतनी है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ, IP होना चाहिए, इंश्योर्ड पर्सन होना चाहिए। हाँ, अगर इंश्योर्ड पर्सन वो नहीं है फिर दिक्कतें आ सकती हैं। इसीलिए मैंने मैसेज भी दिया था कि कोई अगर वर्कर है किसी फैक्ट्री में, उसको अपने एम्प्लॉयर को इंसिस्ट करना है कि वो हमारा ESIC के साथ रजिस्टर करे, और अपना एम्प्लॉयर शेयर भी दे और एम्प्लॉय शेयर का भी उसमें जाए, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो उनको मिल सके। कितने लोग इसमें एलिजिबल होते हैं? मतलब जैसे कोई कंपनी है, वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, 5-7 लोग काम कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं, या कोई इसमें? नहीं, मैंने बताया शायद आपको, 10 लोग मिनिमम होने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसी फैक्ट्री में, किसी स्कूल में, किसी होटल में। वो लोग वो जो यूनिट है वो एलिजिबल होता है, और वो एलिजिबल होता है तो हमारा फिर जो सिस्टम 10 है, से ऊपर जितने मर्जी हो, 10 से कम नहीं होना चाहिए। हाँ अभी यही है, ऊपर 1000 भी है, 5000 भी है, कोई भी कितने भी है। और जो दूसरी जो वेजेस की सीलिंग लिमिट है वो 21,000 से ज़्यादा नहीं हो तो वो एलिजिबल है। तो ये सब लोग जो हैं इनको हम रजिस्टर करते हैं, तो और फिर ये इनको कहा जाता है IPs, इंश्योर्ड पर्सनस। तो फिर दे कैन वो उनको हर तरह के बेनिफिट हुआ अवेलेबल जी। करवा सकते हैं। तो सर, जो मॉडल हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा है, क्या इस तरह के हॉस्पिटल JNK में और भी कहीं पे हैं, या ये सिर्फ पहला हॉस्पिटल है? ये अभी तक का पहला ही है, और हालांकि एक हॉस्पिटल श्रीनगर में प्रपोज हुआ, उसका काम भी शुरू हो गया, 100 बेडेड, पर अभी उसको समय लगेगा, अभी वो फैसिलिटी प्रोवाइड करने में सक्षम नहीं है। तो आज की तारीख में तो यही हॉस्पिटल है जो इन लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ से जो नहीं मिलती सर्विसेज तो उसके लिए फिर हम टाई अप हॉस्पिटल में भेजते हैं, इस तरह से। सर, काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है, काफ़ी बर्डन भी होगा पूरे JNK का, लोग यहाँ पे आते होंगे, तो इसको बढ़ाने के लिए, आगे कुछ करने के लिए कुछ पाइपलाइन में होगा? हाँ, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था कि जो भी 50 बेडेड हॉस्पिटल हैं उनको 100 बेडेड किया जाए, और हमारे पास भी ये सैंक्शन आ गई है कि 100 बेडेड की। लेकिन हमने कोशिश भी की, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें डायरेक्शन दी थी, आप अप्रोच करिए लोकल गवर्नमेंट को, ताकि आपको लैंड एक्वायर करके थोड़ा सा जो बिल्डिंग्स रिक्वायर्ड हैं वो कंस्ट्रक्ट करके हम इसको 100 बेडेड बनाते हैं। अभी वो प्रोसेस में है। लेट अस होप कि जल्दी ही जल्दी हमें ये लैंड भी मिल जाए, और हमारा जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाएं, तो फिर हम 50 बेडेड के बजाय 100 कमीशन बेड हमारे पास हो जाएंगे, और फिर हम सक्षम हो जाएंगे और अच्छे तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ देने के लिए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज से पहले कभी कोई मीडिया के साथ वार्तालाप या प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ इस तरह का देखने में मिला नहीं, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मीडिया के सामने जो है मॉडल हॉस्पिटल बड़ी ब्राह्मणा आया है। क्या कुछ खास कारण थे कि इससे पहले कभी नहीं? अब इनिशिएटिव की बात है, पहले ज़रूरत नहीं पड़ी? अपने हिसाब से हर किसी का अपना अपना एक विजन होता है।
मेरा ये ख्याल था कि नहीं, मीडिया लोग आए और वो ये मैसेज स्प्रेड करें उन लोगों को जो लोग एलिजिबल भी हैं और सर्विसेज भी नहीं ले पाते, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट वो लोग लें ना, क्यों नहीं लें। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये सब आपके पास प्रोविज़न है कि फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को बेनिफिट दिए जाएं जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर नहीं दिए जा रहे, कहीं ना कहीं हमारी कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए हमने ये सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मैसेज स्प्रेड होगा और वो लोग जिनको ज़रूरत है मेडिकल सर्विसेज की, तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। आगे भी इस तरह से काम चलते रहेंगे? कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें और एक अच्छे तरीके से कर सकें, ताकि वो जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ये सेटिस्फेक्शन हमें भी होगी कि हाँ, हम बैठे यहाँ और कुछ कर पा रहे हैं इन गरीबों के लिए। बिल्कुल सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? आम जनता के लिए ये है कि एक तो आप स्वस्थ रहिए, अपने सेहत का पूरा ख्याल रखिए, और जो लोग इन ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, जैसे अपनी फैक्ट्रीज़ में हैं और स्कूल्स में हैं और होटल्स में हैं, अगर वो नहीं कवर्ड हैं ESI से, और वो लोग, वो वर्कर्स अपने एम्प्लॉयर को, मतलब जो ओनर्स हैं, उनको मजबूर करें कि हमें ESIC के एम्बिट में लाएं, ताकि उन लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलें जो कि वो ऐसे उनको नहीं मिल पा रहे, ताकि वो अपनी सेहत का ख्याल रख सकें और अपना घर भी आराम से चला सकें। अगर अनफॉर्चुनेट केसेस में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उनको, या कोई ऐसी डिसेबिलिटी हो जाती है कि वो काम ही नहीं कर पा रहे, तो इस तरह से अगर जनरल पब्लिक अवेयर होती है तो वो अपने एम्प्लॉयर को कहें कि हाँ, अगर ऐसा हो, मतलब अगर हम रजिस्टर हो जाते हैं ESIC के साथ, ये बेनिफिट्स हैं, तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मेजर तिलकराज जी, जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं ESIC हॉस्पिटल बड़ी ब्रह्मना। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 8 इंडिया। मैं फाज़म अडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।